हमारे साथ अगले वक्ता हैं मिस्टर अजय सिंह राठौर। नाम ही अजय है तो आपको ऐसी सलाह देंगे कि आप भी अजय योद्धा की तरह मैदान में जाएं और इस मैदान को फतेह कर लें जो आपको एक दाता की ओर, एक गिवर की ओर लेके जाता है। मिस्टर अजय आए और अपने ज्ञान अनुभव से इनको आप सही सलाह दें। अभी 2021 में इनका सिलेक्शन हुआ है, लेटेस्ट ताजा तरीन निकल के आए। और दूसरा ये भी कि दोनों कोविड में इन्होंने एग्जाम दिया। 2020 में भी इन्होंने कोविड के दौरान एग्जाम दिया, वो भी फाइट किया, और दूसरा 2021 में भी कोविड के दौरान दिया, वो भी फाइट किया। लगातार कोविड की तैयारी करने वाले ऐसे शख्स बहुत कम होंगे जो ये है। तो आप कोविड से भी जीते हैं और यूपीएससी भी फतेह की है, तो निश्चित रूप से आपके अनुभव ज्ञान बहुत बड़ा होगा, अच्छा होगा। और सलाह दें इनको प्लीज। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। सर डॉक्टर है, कोविड से तो लड़ ही रहे हैं, हॉस्पिटलों की एग्जाम, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे डॉक्टर जो कोविड में काम कर रहे थे। तो इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग इन प्रोफेशन। सो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ऐसे इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा सहज हूँ, पर आज के लिए हिंदी में प्रयास करना चाहूँगा। तो अगर कोई वाचन में अशुद्धि हो जाए तो उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस संस्था का, दैनिक भास्कर अखबार का और समिट इंस्टीट्यूट का, जिसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप जैसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के सामने अपने विचार रख सकूं। मैं अजय सिंह राठौर हूँ और मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई एम्स जोधपुर से की थी। उसके पश्चात मेरा रुझान सिविल सर्विसेज परीक्षा की तरफ हुआ। वर्ष 2020 में हुई परीक्षा में मुझे असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज में चयनित हुआ। मैंने 2021 में भी फिर परीक्षा दी, जिसमें मुझे रैंक 114 प्राप्त है। थैंक यू सो मच। तो मेरे अपने मेडिकल के करियर के दौरान और इस सिविल सर्विसेज परीक्षा के दौरान मैंने जो भी चीज़ें सीखी और जो मेरे जीवन में मार्गदर्शक साबित हुई, उनमें से 2 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपके लिए भी वो कारगर साबित होंगी। तो मैं इन्हें 2 किस्सों के माध्यम से बताना चाहूँगा। पहली जो सीख है वो उससे जुड़ी है कि हम एक पानी की बाल्टी का उदाहरण लेते हैं और उस बाल्टी को अगर हम इस दीवार की ओर मारेंगे तो वो बाल्टी इस दीवार को भिगा तो पाएगी, पर इस पे अपना निशान नहीं छोड़ पाएगी। वहीं अगर इसी एक बाल्टी पानी को लेकर हम धार बनाकर दीवार पर मारेंगे तो चाहे दीवार कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसमें सुराग हो ही जाए। अगर आपको यकीन ना हो तो आप नेट पे वाटर जेटिंग टेक्निक के बारे में भी पढ़ सकते हैं, जहां पे इस पानी से लोहे की शीटों तक को काटा जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम सब इस बाल्टी पानी की तरह ही होते हैं। हम में प्रतिभा तो बहुत होती है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, पर हम उसे एक तरफ केंद्रित नहीं कर पाते और यही हमारी विफलता का कारण बनता है। तो जरूरत अपनी काबिलियत, पोटेंशियल इनको ढूंढने की नहीं, उसे एक तरफ केंद्रित करने की है। अगर हमने कोई लक्ष्य बना लिया है तो उस लक्ष्य की तरफ लग जाने की है। ये मेरी तरफ से आपके लिए पहली सीख। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा साथ में। आप सबने एकलव्य की कहानी तो पढ़ी होगी, किस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया होता है अर्जुन को कि वो श्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। मैं आपको बताता हूं ये कहानी अधूरी है, मैं आपको इसके आगे की कहानी सुनाता हूं। एकलव्य जाता है, फिर से प्रयत्न करता है, फिर से धनुष चलाना सीखता है और फिर से उच्चतम श्रेणी का धनुर्धर बन जाता है। आखिर कैसे? अब की बार उसके पास अंगूठा नहीं था, तो वो इन 3 उंगलियों से धनुष चलाने लगता है और तीर चलाने लगता है और फिर भी कामयाब हो जाता है। एक और मजे की बात बताता हूं इसके साथ। आज जब आप ओलंपिक खेल देखेंगे और उसमें तीरंदाजी की प्रतियोगिता देखेंगे तो उसमें सभी प्रतिभागी इन्हीं 3 उंगलियों से चला रहे हैं तीर, अंगूठे से नहीं चला रहे। कारण द पावर ऑफ द मसल्स इन द lumbricals is much more than in power in opponents। डॉक्टर हूं इसलिए इस भाषा में बोलता हूं। हिंदी में इसका अर्थ ये है कि अगर जब इन उंगलियों से धनुष के तीर को खींचा जाता है तो वो ज्यादा जोर से खींचता है, ज्यादा स्थिर रहता है और निशाना एकदम सटीक लगता है, जो कि अंगूठे से मुमकिन नहीं था।
तो जब भी जीवन में ऐसा कभी हो कि हमारा अंगूठा कट जाए या विपरीत परिस्थितियां आ जाए, चाहे वो समाज में हो या किसी परीक्षा के अंदर हो, तो इसे विफलता का संदेश नहीं मानना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इसे एक अवसर भांति लेना चाहिए। अवसर कुछ हटकर कर जाना। इसको मैं आपको सिविल सेवा की परीक्षा में अपने खुद के उदाहरण से भी बताता हूँ। मुझे इस नंबरों को याद करने में थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में और सब में प्रहलाद मेरी बात से सहमत होंगे कि इंट्रोडक्शन में हमें डेटा डालना होता है कि जिससे आपका आंसर बेटर लगे, और मुझे याद करने में दिक्कत होती थी। मुझे एक बार तो लगा कि ये मेरी विफलता का कारण होगा, पर जब मैंने रियलाइज किया, जब मैंने समझा कि जहाँ मेरे में कुछ कमी थी तो मुझ में कुछ चीज़ें अच्छी भी थी। मैं सोच तेज सकता था, बहुत तेज सोच सकता था जो और नहीं सोचते, तो मैं खुद से बनाने लगा। मैं खुद से कोड जैसे बनाने लगा और उसे इंट्रोडक्शन में डालने लगा। और एक समय ऐसा आया कि सब मुझे कहते थे कि बाकी आंसर पे ध्यान दे यार, इंट्रोडक्शन तो तेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर मुझे बाकी आंसर पे भी ध्यान देना पड़ा। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि विफलता के कारण मत ढूंढिए, अपने अवसर पहचानिए, निरंतर प्रयास कीजिए। वो कहते हैं ना, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, सीखो और सुधार करो। अब आप सोचते होंगे 3 से 4 मिनट हो गए, अरे यार इसने ये तो बताया नहीं कि कौन सी किताबें पढ़े जिससे यूपीएससी में होगा। पर मैं कहूँगा कि आज के लिए मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले खुद पे विश्वास करना सीखिए। चाहे परिस्थिति विफलता की हो, कोई परेशानी आए, पर अगर आप खुद पे विश्वास कर सकते हैं तो एग्जाम चाहे यूपीएससी हो, आईआईटी हो या पीएमटी का हो, कोई भी मुश्किल नहीं। ये मेरी तरफ से एक सीख आपके लिए। इसके आगे मैं चाहूँगा क्योंकि स्टेज पे काफ़ी कुछ बोला जा चुका है, मैं नहीं चाहता उन्हीं बातों को मैं दोहराऊं। तो अगर मुझे परमिशन है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आपके मन में कोई और डाउट्स रह गए हैं इसके बाद जिस पे मैं कुछ बोल सकूं? तो अगर अलाउड हो तो कोई भी हो क्वेश्चन, ऐसा कुछ हो जो अभी तक मन में। प्लीज माइक पास कर देंगे। सर मेरे को इसमें ये पूछना है कि कोचिंग कहाँ तक महत्व रखती है, कि मीन्स कोचिंग इम्पोर्टेंट है या फिर हम सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं? कोचिंग के प्रोग्राम सपोर्टेड प्रोग्राम है, अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, क्योंकि चूंकि आप हो सकता है मैनिपुलेट करो हमें देख के, मैं सीधा सीधा कहता हूँ, ये आप अपना जवाब दे देना। पर मैं एक कोचिंग की तरफ से कहता हूँ, कोचिंग करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये वैसे ही जरूरी नहीं है, ये वैसे ही जरूरी नहीं है जैसे यहाँ से घर आने के लिए आपको किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है। आप पैदल जा सकते हो, आराम से जा सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको, चाहे 50 किलोमीटर। हाँ, 2 चीज जरूर लगेंगे आपकी, टाइम एक्स्ट्रा लगेगा और एनर्जी एक्स्ट्रा लगेगी। यदि आप टाइम और एनर्जी को सेव करना चाहते हैं तो किसी गाइड का सहारा लें, वो आपको बेटर गाइड कर पाएगा। और यहाँ मैं एक गाइडेंस आपको देना चाहता हूँ, अभी देना चाहता हूँ। सारे टॉपर्स, सारे लोग आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ें। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सब लोग ये बताते हैं कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ें? लगभग सब बताते हैं। और हम जोश जोश में सेल्फ स्टडी के चक्कर में उस एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप जाके देखना 6 to 12 एनसीईआरटी जो मेरे साथ वाकया हुआ था वो बताऊंगा आपको। मैं भी मुखर्जी नगर में गया और मैंने भी एनसीईआरटी और इसके लिए कहा, तो उस दुकानदार ने मुझसे कहा कि आपने कमरे का एड्रेस दे दो, रूम लेके रहते थे, गोदाम से डायरेक्ट वहां पहुंचा देंगे, यहाँ नहीं है वो। तो हमने एड्रेस दिया, भुगतान किया और हमारे घर हमसे पहले वो एनसीईआरटी का सेट पहुंच चुका था। जाके देखा, 3 फीट ऊंचा था और वो दुकान से उसने इसलिए नहीं दिया हमें कि क्या पता हम छोड़ जाए 3 फीट का है, और लिटरली भी छोड़ के आता, यदि भी देख लेता 3 फीट का है तो यार 3 फीट को कब तो पढ़ना। क्योंकि मेरा पोस्टिंग यहाँ हो चुका था इसमें RS स्टेट सर्विसेज में, इसलिए गए तो लिमिटेड टाइम लेके गए थे एक साथ। तो एनसीईआरटी कौन पढ़ेगा 3 फीट ऊंची? तो वहाँ रात में बैठे हम 2 दोस्त, हमने सिलेबस रखा साथ में और उन रिलेवेंट टॉपिक्स को फाड़ना शुरू किया जो हमारे सिलेबस में थे। 85% कंटेंट हमारे काम का ही नहीं था। यदि हम बिना सोचे समझे पढ़ने लग जाते तो 3 महीने तो उसी में निकाल देते।
हम 15% उस कंटेंट को बाहर निकाला और उसी को पढ़ा, और उस अनुभव का फायदा हम यहाँ दे रहे हैं। 4 साल पहले 3 साल पहले जब हमने ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ, तो केवल 6-7 एनसीईआरटी में हमने वो चैप्टर कंपाइल कर दिए, रिलेवेंट चैप्टर एक ही बुकलेट में। जैसे आप ज्योग्राफी की देखेंगे तो 6 to 12 18 चैप्टर आपके काम के इंडियन ज्योग्राफी में, ऐसे लगभग 25 वर्ल्ड ज्योग्राफी में काम के, केवल 2 एनसीईआरटी में आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट। तो ये अनुभव से चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं। हम क्या बहुत सारे लंबा रास्ता किसी ने नाप लिया और उसके बाद किसी शॉर्टकट उसने देखा हो, तो वो अगले वालों को ये बता सकता है कि ये छोटा सा शॉर्टकट रास्ता है। आप अलग से सेल्फ स्टडी करोगे तो आप 3 फीट का पढ़ सकते हो, नहीं तो 6 बुकलेट पढ़ सकते हो, मेरे जैसे पढ़ोगे सलाह मान के। तो कोचिंग अनिवार्य नहीं है, किसी भी चीज में कोई भी अनिवार्य नहीं। हम बाई घर में इसलिए रखते हैं कि उसको एक तो रोजगार मिल जाए, एक हमारा समय और ऊर्जा जो लगती है वो बच जाए। कलेक्टर साहब ऐसा नहीं है कि सारे काम नहीं कर सकते, सारे काम कर सकते हैं। उनके पास बाबू भी होते हैं, असिस्टेंट भी होते हैं, दूसरे एडीएम एसडीएम सब कुछ होते हैं। वो क्यों होते हैं कि वो अपने टाइम एनर्जी को कुछ बड़े चीजों में लगाएं और बाबूजी वो दूसरे कामों को कर लें। तो यूं एक सिस्टम होता है सब जगह का, तो आप आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। घर में बहुत सारे, आप तो सेल्फ स्टडी की बात करते हो, लाइट ही नहीं होती थी, लोग लालटेन से या रोड की लाइट से पढ़ें और वो बने। जरूरत है आपके जुनून की, आपके साहस की, हिम्मत की, आप में आग कितनी है उसके पीछे, हर हाल में मुझे बनना है इसका। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। सिंस यू आस्क्ड कि कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं, सो ये पर्सनल डिसीजन है मेरे हिसाब से, पर मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ किस पार्ट में ज़रूरी होता है और कहाँ नहीं। तो जो मेरी समझ है, मेरा पर्सनल जो मैंने फील किया है, सबसे ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को समझना। एज एब्राहम लिंकन वंस सेड, गिव गिवन 6 hours टू कट अ ट्री, आई टेक 4 टू शार्पन द एक्स। कहने का मतलब अगर 6 घंटे मिलते हैं पेड़ काटने के लिए, तो 4 घंटे में सिर्फ आरी को तेज करने में बताऊंगा, अगले 2 घंटे में काटूंगा। तो इस एग्जाम को समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तीनों की अलग रिक्वायरमेंट होती है। एक बेसिक है बुक्स वाला पार्ट जो हमें पढ़ना होता है, क्योंकि देयर इज अ टाइम ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है। जैसे 3 Idiots में कहा था आमिर खान, नॉलेज बट रही है नेट पे, और मेरे कलीग्स भी सहमत इस बात से। उन्होंने कहा अगर आप इंटरनेट चालू करते हैं तो आपको फ्रीली सब कुछ मिल जाएगा। मुझसे बेटर रैंक वाले भी बुक लिस्ट बता रहे हैं कि हमने ये पढ़ा और ये नहीं पढ़ा। और एनसीईआरटी में सर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी 6 से नहीं कहता है, 11th-12th फिर भी कुछ सब्जेक्ट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो डायरेक्ट पिक कर रहे हैं क्वेश्चन, तो वो हम स्किप नहीं कर सकते। तो वो पार्ट तो हमें वी हैव टू वॉक थ्रू। अगर हम कोचिंग भी जाते हैं तो भी हम बेस बनाने के लिए वो सेम रखते हैं, और उसके आगे अगर आप अपनी ईज के हिसाब से कर सकते हैं। अगर, क्योंकि मैं कई सारे बच्चों को जानता हूँ जो बिना कोचिंग के भी आए हैं और कई सारे जो कोचिंग से भी आए हैं। तो अगर आप इस पैटर्न को समझ सकते हैं, यूपीएससी का सिलेबस देखिए, आपको लगता है कि नहीं यार मैं लिखने में अच्छा हूँ, आंसर मुझे जरूरत ही नहीं है उस पार्ट के लिए, तो आप उस पार्ट के लिए मत लीजिए। और आपको लगता है कि मैं प्रीलिम्स में दिक्कत आ रही है, आप पेपर सॉल्व करके देखिए, आप पढ़ के देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, आप खुद समझिए अपने लिए कि आपको जरूरत है। जैसे मैं प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा रहा हूँ, मेरे हर बार 120 से ऊपर आते हैं नंबर, जहाँ पे 80-90 के अराउंड जाती है। तो मैं इसके लिए इतना दिमाग नहीं लगाता, मैं सोचता हूँ कि यार मैं सीधा पढ़ लूँगा, हो गया मेरा काम। पर मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ली मैंने, क्योंकि मैं आंसर राइटिंग इंप्रूव करना चाहता था। आंसर राइटिंग पार्ट, कैसे आंसर को लिखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे आता सब कुछ है और उस पेपर में लिख नहीं पाता। तो उसके लिए मैंने आंसर टेस्ट सीरीज ली, टॉपर्स की कॉपी देखी कि वो कैसे कर रहे हैं, तो ऐसे इंप्रूव किया। अब मेरा मानना है कि आपको वो थोड़ा टाइम लेके हर स्टेज को समझना पड़ेगा आप किस पे अच्छे हैं। और इंटरव्यू वाली स्टेज अगर आप मेंस निकाल लेते हैं तो आपको फ्री कोचिंग मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए इंटरव्यू के लिए, तो वो उस तरीके से। ये मेरा सर एक क्वेश्चन और पूछना है। प्लीज। सर जो न्यूज़पेपर्स है उसका मैक्सिमम यूज़ कैसे करें? अभी जो एडिटोरियल्स हैं, जस्ट न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया है तो वो इतने समझ में नहीं आ रहे, तो वो कैसे उसमें अंडरस्टैंडिंग बनाए अपनी? न्यूज़ आपने एक बार सिलेबस पढ़ा है यूपीएससी का? यस सर। हाँ, तो उसके बाद ही न्यूज़पेपर में क्या लेना है वो हमें समझ में आता है, क्योंकि यूपीएससी ने काफ़ी सही अच्छे से सिलेबस लिखा है। वो उन्हीं वर्ड्स पे क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा, तो वही चीज़ें होती है जो हमें पढ़नी होती है। जैसे आप लेंगे एथिक्स का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है ड्यूटीज ऑफ सिविल सर्विसेज, तो आपने ये देखा है और आपने एथिक्स का पेपर देखा है कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगली बार आप कल से न्यूज़पेपर पढ़ने लगेंगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस आईएएस ने इस जगह पे ये अच्छी स्कीम चलाई। जैसे कंपैशनेट केरला एक स्कीम, कंपैशनेट कोझिकोड एक स्कीम है जो काफ़ी फेमस रही है। तो इसको एग्जाम्पल की तरह यूज़ करते हैं पेपर में, जिससे क्वालिटी ऑफ आंसर इंप्रूव हो जाती है। तो पर अगर आप एक बार जब पैटर्न समझ जाते हैं कि ये पढ़ना है और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप सेलेक्टिव न्यूज़ पढ़ते हैं। जैसे पॉलिटिक्स की काफ़ी न्यूज़ होती है न्यूज़पेपर में, आधा अखबार उससे जुड़ा हुआ होता है, ये यूपीएससी पूछता नहीं, तो फिर हम उसको काटने लग जाते हैं कि यार ये नहीं पढ़ना। तो ये विद टाइम डेवलप होता है। हाँ, इसमें हेल्प आपको यहाँ मिल सकती है कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट मंथली या साल भर की कंपाइल करते हैं जनरल नॉलेज। तो अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो वो यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से कंपाइल करते हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि वो ज़रूरी है, पर उसमें ईजीली आपको दिख जाता सब कुछ। किसी भी इंस्टीट्यूट का आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको समझ में आने लग जाएगा। शुरुआत में आपको ऐसा करना पड़ेगा, पर अब जैसे मुझे टाइम हो गया तो मैं अब नहीं देखता और मैं डायरेक्टली न्यूज़पेपर से पढ़ने लग गया हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आने लगी चीज़। ये और कोई क्वेश्चन आपका है या क्वेश्चन सेशन अपन एक चला लेंगे इनका जैसा सर सही समझे। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि जैसे आफ्टर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड फॉर इंटरव्यू आल्सो, सो हाउ टू पास दोज लास्ट मोमेंट्स। मतलब सब सारी प्रिपरेशन करने के बाद अपन को ये लगता है एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो नर्वसनेस होती है और कभी कभी लूज मोशन कभी जो होता है, तो वो टाइप कैसे करें, वो कैसे करें? नहीं तो सारी प्रिपरेशन सारी बेकार। मैम, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज टू मेक दोज लास्ट मोमेंट्स यूजलेस, दैट्स द आइडिया। मतलब अगर आपके पास आज 1 साल है तो आप 1 साल ही इतना अच्छे से पढ़े कि लास्ट के अगर 2 दिन आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है एंग्जाइटी से, तो उसको टैकल करने का भी तरीका है। हाँ। तो भी आपकी रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे जिसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर अपॉइंट हुआ, तो उसके रिजल्ट के 3-4 दिन बाद ही प्रीलिम्स था। तो रिजल्ट आया, काफ़ी थॉट्स होते हैं कि क्या मुझे दोबारा देना चाहिए, ये भी अच्छा है, कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, तो 2-4 दिन तो नहीं पढ़ सकते लास्ट के, पर उसके बाद भी मेरे प्रीलिम्स में जाके 120 से ज़्यादा नंबर आ गए अगली बार में, क्योंकि मैंने पहले ही इतना पढ़ रखा था उसके लिए। वो जो लास्ट मोमेंट है उसमें अपन को क्या करना चाहिए? जैसे अपन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और एग्जाम के लिए देने जा रहे हैं, सारी प्रिपरेशन हो गई, फिर लास्ट मोमेंट में हमको नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है, कई लोग नहीं कंट्रोल कर पाते, प्रिपरेशन होने के बाद भी सब हो जाता है ऐसे। वो उस समय का हम क्या, उस टाइम में कैसे यूटिलाइज करें? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से होने लग जाती है तो आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ने की इच्छा नहीं रखते कि अब आप सोचते हो आप रिलैक्स करें। जैसे इंटरव्यू और जैसे आप यूपीएससी का पैटर्न देखेंगे तो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट नॉलेज है, उसमें लास्ट मोमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस ही नहीं। तो जब आपको ये बात समझ में आ जाती है तब आप लास्ट मोमेंट में कुछ पढ़ना नहीं चाहते। मैं खुद जैसे लास्ट के दिन में मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, और जैसे इंटरव्यू वगैरह जाता हूँ तो मैं नहीं, पढ़ने वाली बात नहीं है, जैसे कोई हाउ टू उनको कैसे फेस करेंगे। सपोज ये जो अपने एग्जामिनर्स होते हैं, इंटरव्यूज जो लेते हैं, उनको फेस करना, जो नर्वसनेस होती है उसको फेस कैसे करें? मैं वही कहूँगा कि मेरी समझ ये कहती है कि इट स्टार्ट्स बिफोर। लास्ट मोमेंट पे अगर आप चाहें तो आप उसे बदल नहीं सकते। अगर आपको एंग्जाइटी होने लग गई है तो देयर आर मेथड्स की, मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ इसलिए इस वजह से भी बोल रहा हूँ कि मेडिटेशन, साल भर आप मेडिटेशन करेंगे तो बेनिफिट देगा। पर अगर अपन लास्ट डे आ गए हैं एग्जाम से पहले तो मेडिटेशन भी यूजफुल नहीं है। तो हम अपने लाइफस्टाइल को इस तरह अरेंज करें कि रोज मेडिटेशन कर रहे थे, रोज पढ़ रहे थे, तो लास्ट मोमेंट पे चेंज नहीं कर पाएंगे। ये मेरी समझ कहती है इस बात। थैंक यू सो मच। अब जैसा कह रहे हैं कि हम क्वेश्चन जब लेंगे तो मैं ख़त्म करना चाहूँगा अपनी स्पीच। बस 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सब मतलब मेरा मानना है सेल्फ लर्निंग इज द बिगेस्ट लर्निंग, और उससे जुड़ी 2 लाइनें मुझे याद आती हैं। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ान की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ान की, वह खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमान। थैंक यू।